कि कई लोग एपिलेप्सी के मरीज के साथ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसका झूठा कि मुझे भी ये मिर्गी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी था कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसके विषय में रूटीन ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, और हम किस प्रकार एपिलेप्सी के रोगियों की सहायता कर सकते हैं। एपिलेप्सी के विषय में जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर करने का भी एक उद्देश्य है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई लोग एपिलेप्सी के मरीज के साथ खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, उसका झूठा कि मुझे भी ये मिर्गी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी टीम है, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, ही इज अ सीनियर सर्जन। तो एपिलेप्सी के जो ऑपरेशन्स होते हैं वो बड़े जटिल ऑपरेशन्स होते हैं और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उसमें एक्सपर्टीज जानते हैं। मैं डॉक्टर सुमित सिंह, मैं विभागाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर विवेक वरुण ये एपिलेप्टोलॉजिस्ट हैं, इनकी विशेष ट्रेनिंग हुई है एपिलेप्सी में। डॉक्टर समीर अरोड़ा सीनियर कंसल्टेंट है हमारे साथ। डॉक्टर मोहित आनंद ये कंसल्टेंट है हमारे साथ, ये भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देखते हैं और जो जटिल केसेस होते हैं उनको हम सब मिल के एक साथ उनका इलाज करते हैं। डॉक्टर आदित्य को थोड़ा जल्दी जाना है, हालांकि इनका जो रोल आता है वो बहुत कम केसेस में, बहुत ही जटिल केसेस में उनका निदान करने में आता है, परंतु वो डॉक्टर साहब का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये पहले बताएंगे कि एपिलेप्सी में सर्जरी का रोल किस प्रकार से होता है। नमस्कार। जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया कि एपिलेप्सी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। इनफैक्ट एक अनुमान है कि जो पूरी जनसंख्या है उसके लगभग 1% लोगों को एपिलेप्सी होती है किसी टाइम उनकी लाइफ में। अब एपिलेप्सी जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में उसका कारण और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से उसका विश्लेषण किया जा चुका है। तो वो सब आप सुनेंगे, जो हमारे कॉलीग्स हैं, डॉक्टर विवेक वरुण हैं, डॉक्टर मोहित हैं, डॉक्टर समीर हैं, उन सबसे आप सुनेंगे इस बारे में। बट मिर्गी के यदि 100 मरीज हैं उसमें से तकरीबन 5 या 10 ऐसे मरीज हैं जिनका दवाइयों से इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाता है। ठीक तरह से नहीं हो पाता है का मतलब है कि उनकी 3 या 4, कई बार 5 दवाइयाँ देके भी उनकी मिर्गी शांत नहीं होती है। तो जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं कि 4 या 5 दवाइयों के बावजूद जिनकी मैक्सिमम डोज मिल रही है, 1-2 साल तक दवाइयाँ चल रही हैं और तब भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का एक खास तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है। उसके बारे में डॉक्टर विवेक आपको डिटेल में बताएंगे। और न्यूरोलॉजी टीम, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर समीर, इन सब की इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट हम आपस में डिस्कस करते हैं। उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई चांस है कि हम इनको ऑपरेशन से, मिर्गी से मतलब मुक्त कर सकते हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि मिर्गी के 100 पेशेंट में से 5 या 10 इस तरह से निकले और उसमें से टेस्ट करने के बाद 100 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे निकलेंगे जिनका हम ऑपरेशन से उसको बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। अब जो मिर्गी के ऑपरेशन होते हैं वो, जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया, वो एक सिंपल ऑपरेशन नहीं है कि हर मिर्गी के लिए एक ऑपरेशन कर दिया और वो कामयाब हो गया। तो मिर्गी के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं वो 2-3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक प्रकार का ऑपरेशन वो हुआ कि न्यूरोलॉजी टीम ने आइडेंटिफाई किया कि दिमाग के इस हिस्से से मिर्गी बन रही है और हमने मैपिंग, इंट्रा ऑपरेटिव मैपिंग करके उस हिस्से को सेफली निकाल दिया, उसके बाद मिर्गी ठीक हो। दूसरी तरह का ऑपरेशन होता है कि मिर्गी दिमाग में 2-3 अलग अलग जगहों से आ रही है, तो हम दिमाग में 2-3 अलग अलग जगह पे एक साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। तो उन केसेस में हम इन हिस्सों को आपस में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसको हम डिस्कनेक्टिव सर्जरी कहते हैं, दूसरी तरह का ऑपरेशन है। तीसरा और जो सबसे लेटेस्ट और जो बहुत रिसेंटली इवॉल्व हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन, यानी दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं जो मिर्गी की एक्टिविटी को शरीर तक, नीचे तक प्रभावित करती हैं। दिमाग में कुछ सेंटर हैं जिनसे वो प्रक्रिया पास थ्रू करती है, तो उसमें हम वायर डाल के उन एरियाज की एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। सो इसके 2 कॉमन एग्जांपल हैं। एक है वेगस नर्व स्टिमुलेशन जिसमें हम पेसमेकर लगाते हैं,
और वेगस नर्व जो गर्दन में मौजूद होती है उसमें हम एक वायर डाल देते हैं। वेगस नर्व से इनडायरेक्टली हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और उससे 100 में से 50 लोगों को बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। दूसरा तरीका है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। आमतौर पे आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का नाम पार्किंसन डिजीज के लिए सुना होगा, बट एपिलेप्सी के कुछ पेशेंट्स में डीबीएस के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, खासकर जिनके दिमाग में एपिलेप्सी दोनों तरफ और कई एरिया से बन रही है। तो नेचुरली उसमें हम ना तो डिस्कनेक्शन वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, ना हम उसमें निकालने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं कि हमने गलत हिस्से को निकाल दिया कि एपिलेप्सी बना रहा था। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी सिलेक्टेड एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स में बहुत अच्छा नतीजा है और कंट्री में हमारा इस एरिया में अमंग द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है। इस तरह के बहुत ही रेयर ऑपरेशन हम तकरीबन 15 ऑपरेशन हमारी टीम कर चुकी है, जो कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है। तो यदि कोई सवाल है एपिलेप्सी के ऑपरेशन के बारे में तो मैं आपका जवाब स्टडीज ने शो किया है कि लगभग 10 में से एक मरीज को लाइफ टाइम में कोई ना एक बार दौरा पड़ेगा, बट उस एक दौरा को आप एपिलेप्सी नहीं कह सकते। अगर किसी मरीज को बार बार दौरा पड़ता है तो एटलीस्ट 2 बार दौरा पड़े तो उस पेशेंट को आप एपिलेप्टिक कह सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा कितने प्रकार के दौरे होते हैं, दौरा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जनरलाइज, जिसमें कि दौरे आपके ब्रेन के सारे हिस्सों से एक बार में एक साथ प्रोड्यूस होता है, और एक होता है फोकल, जो आपके ब्रेन के किसी हिस्से से स्टार्ट होकर फिर आपका एपिलेप्सी प्रोड्यूस हो रहा है। जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं उसमें कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, जैसे मरीज बेहोश हो जाता है, हाथ में एटिन हो जाती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, आँख के ऊपर चली जाती है, किसी में टंग बाइट होता है, किसी में यूरिन भी निकल सकता है। कई बार जो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जो कि स्कूल चिल्ड्रन में मिलता है, जिसको एब्सेंस सीजर आपने सुना होगा, बच्चा बैठा हुआ है, अचानक बात करते करते थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, थोड़ा सा जिसको डे ड्रीमिंग के से कंफ्यूज करते हैं, हाँ बात करते करते थोड़ा देर हाँ गुम हो जा रहा है। कई बार सब सोचते हैं कि वो अटेंशन कम है, लेस अटेंटिव है, बट वो भी एक तरीके का दौरा होता है जिसमें कि बच्चा कई बार होता है, जनरली 4 से 10 साल की उम्र में होता है। फोकल एपिलेप्सी जैसा कि मैंने बताया ब्रेन के किसी एक हिस्से से उठता है, वो आपके कौन से हिस्से से उठ रहा है उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स होते हैं। कई बार क्या है कि जो फोकल एपिलेप्सी होता है उसमें मरीज कुछ और आप जिसे कहते हैं दौरे के पहले जो कोई सिम्टम आते हैं। कई बार क्या होता है कि पेट में ऐसा लगता है उसे गैस बन रहा है और गले में जा रहा है, बहुत कॉमन होता है। और उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा इम्पेयर्ड अवेयरनेस होता है, जिसमें कि कुछ अलग तरीके की हरकत करता है, माउथ स्विंग मूवमेंट होती है, हाथ से ऐसे करता है, बात नहीं समझता। तो कई बार मरीज कंफ्यूज आ जाते हैं, हाँ जो गैस है वो सर पे चढ़ गया, एक्चुअली वो गैस नहीं है, वो भी दौरा ही है जो कि ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। कभी कभी इसके बाद फिर मरीज को जब वो एक तरफ से होकर दोनों तरफ जाता है तो हाथ को एक्शन होकर फिर बेहोश हो जाता है। तो ये फोकल एपिलेप्सी और जनरलाइज बहुत टाइप की होती है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट चलता है, मेडिकल में क्या दवाई चल रही है। अगर दवाई में कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी, आप बताते हैं कौन से स्टेज में सर्जरी करते हैं। तो नॉर्मली 70 से 80% मरीज को दवाइयों पे अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं, 1 से 2 दवाई पे। बट अगर एक मरीज जो कि 2 दवाइयाँ 6 डोज पर उन्होंने ट्राई कर दिया बट और उसमें कंट्रोल नहीं आ पाए, तो ऐसे पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं। वैसे पेशेंट का कई सारे जांच करानी पड़ती है जो कि डॉक्टर मोहित बताएंगे आपको, और फिर उसके बाद उसको सर्जरी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एपिलेप्सी होता क्यों, क्या रीजन है इसका? बहुत सारे कारण होते हैं एपिलेप्सी के। कॉमनली 10% केसेस में जेनेटिकल कारण होता है। कभी कभी ब्रेन में काफ़ी कोई पुरानी चोट की दाग रह गए। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा पत्ता गोभी का कीड़ा, जो कि आप NCC होता है उसके कारण होता है। ब्रेन में TB के गांठ के कारण हो सकता है, बेनाइन ट्यूमर या कोई भी ट्यूमर के कारण हो सकता है, ब्रेन के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, आजकल बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज देखने को मिल रहा है, उसके कारण भी बढ़ सकता है। यही कॉमन कारण होते हैं। तो इससे दौरा बना और पूरे ब्रेन में फैला या नहीं फैला, ये एक प्रकार की एपिलेप्सी। एक वो जो शुरुआती दौर पे ही सारे ब्रेन को एक साथ अफेक्ट करती है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। ज़्यादातर केसेस में दवाइयाँ काम करती हैं, बट ऑपरेशन 2% केसेस में करीब ऑपरेशन की आवश्यकता। कभी कभी दौरे ऐसे होते हैं कि लगता ही नहीं कि दौरा है, जैसे बैठे बैठे मरीज ने ऐसे करना शुरू कर दिया या ऐसे में आंखें मिचमिचानी शुरू, आपको पता भी नहीं लगेगा ये दौरा, जबकि वास्तविकता में ये दौरा ही है। तो एक एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट इन सब चीज़ों का पता लगा सकता है, और हमारे पास में ऐसे एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं जो हर प्रकार के दौरे की यथासंभव जांच और उसका इलाज
कर सकते हैं। अब डॉक्टर समीर अरोड़ा बताएंगे कि बेसिक से लेके एडवांस्ड कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस हैं जो एपिलेप्सी के रोगियों के लिए हम एक मिनट तेरा रुकना एक बार लिख। जैसे कि अभी डॉक्टर विवेक फोकल एपिलेप्सी जैसे कि सारे ब्रेन में एक साथ करंट छूट रहा है, बेसिकली हम स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग के कोरिलेशन करके सकते हैं कि एपिलेप्सी में अंदर होता क्या है बेसिकली ब्रेन में। तो शॉर्ट सर्किटिंग से स्पार्किंग होती है तो उससे पूरी बॉडी में करंट फैलता है, तो वो पूरी शरीर में झटके आते हैं। तो एक पार्ट से हो सकता है पूरी या पूरी ब्रेन में एक साथ झटके आते हैं। हम बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं वो इसके बेस पे डिसाइड करनी पड़ती है, या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का हमें उस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है। तो हमारे लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए चीज़ चाहिए होती है वो होती है हिस्ट्री। बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट सिर्फ एक बेहोशी का एपिसोड लेकर आता है, बेहोश होकर गिर गया। अगर मान लो उसको सामने किसी ने नहीं देखा तो आई विटनेस कोई अवेलेबल नहीं है, तो हमें नहीं पता चला कि वो बेहोश किस वजह से हुआ। किसी के मिलती जुलती एक चीज़ होती है सिंकोप, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें भी पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है, पर उसमें आमतौर पर बॉडी लूज रहती है। मिर्गी वाले पेशेंट में जनरली जब एपिसोड होगा तो बॉडी टाइट होगी, तो उसे झाग आएगी, साइड से जीभ कटती है या लैट्रिन पेशाब कपड़े में हो जाता है, और कुछ जब उठता भी है पेशेंट तो कुछ देर तक सुस्त रहता है। तो हिस्ट्री या मान लो कई बार हम देखते हैं कई बार किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे होता है तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है इवेंट, वो हमें काफ़ी हद तक हिंट दे पाता है कि ये एक्चुअल में दौरा ही था। कई बार आई विटनेस नहीं है, बाथरूम में हुआ नहीं एपिसोड मिलता कि किस वजह से हुआ। तो सीजर और सिंकोप की डिफरेंशिएशन करनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिंकोप में आपको दौरे की दवाई की ज़रूरत नहीं है, एपिलेप्सी में आपको दौरे की दवाई की ज़रूरत है। अब जैसे हमें हिस्ट्री मिली, अटेंडेंट्स ने बताया कि ये क्लासिकली दौरे जैसा बताया कि ऐसे हुआ था, जीभ कट गई थी, उसके बाद थोड़ी देर तक सुस्त रहा 15-20 मिनट तक, फिर थोड़ी देर में होश में आया। तो ऐसे में हमारे लिए दो जांचें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती हैं करने के लिए, वो होता है एक तो ब्रेन का स्कैन और एक होता है ब्रेन की ईजी। जैसे हार्ट की ईसीजी होती है ऐसे ब्रेन की ईजी होती है। हम यहाँ पे तारे लगा के ब्रेन की वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं या ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। इसमें करंट नहीं दिया जाता, सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, उसे ईजी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को इस टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। ईसीजी के बारे में सबको पता होता है, ईजी के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। जिसका टेस्ट हुआ होता है या किसी घर वाले का हुआ होता है उनको पता होता है। दूसरी